हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सेल काम कैसे करता है और सेल के ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है, जिनमें से एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लो, तीसरा ओम्स लॉ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों ही चीज़ें अच्छे से पता होंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार इसका क्विक रिवीजन जो है कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट, एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लें और इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से किसी एक पॉइंट पर अगर हम कोई एक टेस्ट चार्ज ले जाकर रख दें, और आपको पता है टेस्ट चार्ज क्या होता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन कंपैरिजन टू द चार्ज ऑब्जेक्ट एंड पॉजिटिव इन द नेचर। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले जाकर उस पॉइंट पर रखें और उस पॉइंट पर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो हम कहेंगे कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दैट मीन्स कि उस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कूलॉम्स लॉ के जरिए, और जो इसकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल वही होगी जो इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी। लेकिन इसको हम आसानी से समझने के लिए हमने एक और तरीका सीख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में। अब अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता है, तो हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजर करके उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद एक चीज़ और आपको पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होकर नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर एंड हो जाती हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इन ब्रीफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन। अब हम इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लो के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं जो है I इक्वल टू, आपको बताया गया है, अमाउंट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स कि अगर किसी मीडियम से या किसी कंडक्टर से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता हुआ जाएगा इन यूनिट टाइम, वही उस कंडक्टर में अमाउंट ऑफ करंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर ये जो दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं और मैं इसे किसी एक वायर से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है, जो चार्ज है Q, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, नो साइन मतलब पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका यहाँ से फ्लो होता हुआ इस मीडियम में इस तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो जाएगी फ्लो की, करंट के फ्लो की, वो इस तरह से। और यहाँ पर एक चीज़ बड़े आसानी से डिड्यूस की जा सकती है कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही सेम हैं। अब हम ओम्स लॉ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम कहें कि इस पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट चार्ज वो है V+, और इस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट चार्ज वो V- है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों के बीच का, उसे हम V = V+ माइनस V- के रूप में निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = I, दैट मीन्स करंट इन द कंडक्टर टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये जो है ओम्स लॉ बताता है। तो आई थिंक आपको जो है ये फिर से क्लियर हो चुका होगा। अब हम
इसी के आगे जो है अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं कि आखिरकार जो एक इलेक्ट्रिकल सेल है या इलेक्ट्रोलाइट सेल है वो कैसे काम करता है। आप लोगों ने जो है बैटरीज वगैरह देखी होंगी, ट्रैक्टर में लगी हुई या फिर कार में लगी हुई, बाइक में लगी हुई। इन बैटरीज में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरीके से इसका एक छोटा फॉर्म हमारे घरों में देखने को मिलता है जिसे हम ड्राई सेल या पेंसिल सेल कहते हैं। और इसके अलावा लेबोरेटरीज वगैरह में आप लोगों ने एक और तरीके का सेल देखा होगा जिसे हम केमिकल सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइट सेल कहते हैं। यहाँ पर हमने जो है इलेक्ट्रोलाइट एक ले रखा है, एक बीकर है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 ले रखा है और इसमें हमने कॉपर प्लेट डाल रखी है और एक जिंक प्लेट डाल रखी है। अब यहाँ पर जो कॉपर प्लेट है, जो जिंक प्लेट है और जो हाइड्रोजन है यहाँ पर मेनली, इन तीनों का ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट में दैट मीन H2SO4 के सोल्यूशन में आयंस बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिव आयंस बनने शुरू हो जाते हैं और उसके साथ नेगेटिव आयंस भी बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव आयंस हैं वो जिंक प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और जो पॉजिटिव आयन हैं वो आपके कॉपर प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉपर पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिंक पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बाय एंड लार्ज जो है लगभग यही चीज इस तरीके की बैटरीज में और इस तरीके की बैटरीज में भी चल रही होती हैं विद लिटिल और एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको जब दो टर्मिनल मिल जाते हैं, जब दो प्लेटें मिल जाती हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड वन इज नेगेटिवली चार्ज, तो इनके बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जाती हुई शो होंगी। तो जो यहाँ पर है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक यहाँ पे भी वही और ठीक यहाँ पे भी वही। अब अगर हम इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करते हुए एक रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है, रेजिस्टेंस R अगर हम लगा दें तो आप देख सकते हैं कि एक जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस रेजिस्टेंस में, जिसको हम कह देते हैं ये I है। अब ये जो करंट I फ्लो होता हुआ जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, जो कि आपको पता है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जा रहा है, वो यहाँ तो फ्लो होता हुआ जा रहा है इस पूरे में, लेकिन यहाँ पर जो है जो करंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ कोई कंडक्टर नहीं है इसके बीच में, कॉपर और जिंक के प्लेट के बीच में कोई कंडक्टर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच जो करंट का फ्लो हो रहा होगा वो हो रहा होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, जो कि हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आयन है और पॉजिटिव आयन किस तरफ जा रहे हैं आपके कॉपर की तरफ, और निगेटिव आयन जो है वो किस तरफ जा रहे हैं आपके जिंक की तरफ। ठीक है ना, अब यहाँ पर बड़ी अजीब बात देखने को मिली है कि अभी पीछे हमने देखा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पर। लेकिन इन दिस सोल्यूशन इसका ठीक अपोजिट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव छोड़कर जा रहा है कॉपर की तरफ, जो कि बहुत ही उल्टा है, क्योंकि जो नॉर्मली हम देखते हैं वो ये कि पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये इसकी तरफ, इसको छोड़कर कॉपर की तरफ जा रहा है। अब करंट तो इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, नो डाउट। जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी यही है, करंट जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आखिरकार जो है ये यहां से यहां तक जो है कैसे जा पा रहा है? तो इसके लिए होता क्या है, ये जो केमिकल है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो H2SO4 है, इसकी केमिकल एनर्जी जो है इस
आयन को उठाकर यहां से यहां तक लेकर आती है, जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट तक लेकर आती है, जिससे कि इसे काम करना पड़ता है। दैट मीन्स देयर इज कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट आयंस, ठीक है। और यही जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी है पर यूनिट आयन इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसी को जो है हम ईएमएफ कहते हैं, जिसे हम एफ साइलेंस से डिनोट कर सकते हैं। तो अब ये तो ईएमएफ हो गया टू ब्रिंग अ यूनिट आयन फ्रॉम जिंक प्लेट और फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है ना। अब ये जो एनर्जी है पर यूनिट आयन वो आती कहाँ से है? इस इलेक्ट्रोलाइट की केमिकल एनर्जी से। और ये केमिकल एनर्जी जब आप के इस आयन को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक रख देती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये क्लासिकल एग्जांपल है जिसमें केमिकल एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो अब इसके बीच में ये पूरा केस हुआ। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें बहुत ही आसान हैं। एफ साइलेंट की वैल्यू अब आपको पता करनी है कितनी होगी, ठीक है ना। तो एफ साइलेंट की वैल्यू या ईएमएफ की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं कितना है। अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी एफ साइलेंट है यहाँ से यहाँ तक लाने में, उसके बाद ये फ्लो होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो हम कह देते हैं कि दिस द करंट आई। और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ लेते हैं। अब उसके बाद जो है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई मॉडलिंग करते हैं इसकी, कि एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है दो प्लेट से, और ये मान लेते हैं दिस इज द पॉजिटिव एंड, दिस इज द नेगेटिव एंड। और उसके बाद एक चीज जो हमने यहाँ पर अभी आपको नहीं बताई वो ये कि जो आयन है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं बहुत ही फ्रीली, बहुत ही, कहने का मतलब कि ये जो आयन यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं इनके बीच में भी कई बार कोलिजन हो रहे होते हैं। तो जो कई सारे कोलिजन होते हैं जिसकी वजह से इस मटेरियल के बीच में भी एक रेजिस्टेंस पैदा होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल शो कर देते हैं, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब उसके बाद ये पूरा आपका कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये R, यहाँ पे एप्सिलॉन, यहाँ पे ये R। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपने यहाँ तक देखा है ये वाला, ठीक है ना, ये पूरा जो है ये आपको शो कर रहा है सेल, ठीक है, जिसमें ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अब उसके बाद यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये R इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद दिस स्मॉल r, दैट मीन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा वो होगा आपका R प्लस R। अब यहाँ पर जो एफ साइलेंट की वैल्यू होगी, एफ साइलेंट इज इक्वल टू I टाइम्स R प्लस I टाइम्स R। इसका मतलब ये कि हम R की वैल्यू को ओम्स लॉ से रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू V प्लस IR टाइम्स एप्सिलॉन। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा जिसमें हम ये कैलकुलेट करके बताते हैं कि आखिरकार क्या रिलेशनशिप है ईएमएफ ऑफ अ सेल, वोल्टेज और करंट इन द रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब इसमें से ये देखिए 4 क्वांटिटीज हैं। अब इस 4 क्वांटिटीज में अगर आपको 3 क्वांटिटीज कोई भी दी गई हैं तो आप बड़े आसानी से 4th क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद।